हरे कृष्णा दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए जो राहु और केतु का गोचर होने जा रहा है 23 सितंबर 2020 में, उसका क्या इफेक्ट होगा। सो बेसिकली वृषभ लग्न के लिए ये जो गोचर है ये फर्स्ट हाउस एंड सेवन्थ हाउस में होगा। राहु देव जो है वो फर्स्ट हाउस में आएंगे और सेवन्थ हाउस में केतु देव आएंगे। तो बेसिकली हम पहले बात करते हैं राहु देव की, कि राहु देव का जब गोचर वृषभ राशि में होगा, वृषभ लग्न के लिए होगा, तो फर्स्ट हाउस में वो किस तरीके के फल आपको देने की कोशिश करेगा या फिर किस तरीके के फल आपको दे सकता है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो वृषभ राशि जो है उसमें 3 नक्षत्र आते हैं, मृगशिरा, रोहिणी और कृतिका। मृगशिरा नक्षत्र का कुछ पार्ट इसमें आता है जो कि मार्स का नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र जो आता है वो जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, और कृतिका नक्षत्र जो कि सूर्यदेव का नक्षत्र है। तो बेसिकली इस तरीके से हम इस गोचर को समझ सकते हैं कि जब राहु देव इस पर्टिकुलर नक्षत्र में आएंगे तो उनके जो फल है वो डिफर होंगे। मतलब एक ही राशि में 3 नक्षत्र होने की वजह से और तीनों नक्षत्र के जो लॉर्ड है वो डिफरेंट होने की वजह से राहु के जो फल है वो वैरी होंगे। अब ये किस तरीके से वैरी होंगे इसे हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले राहु देव जब मृगशिरा नक्षत्र से गोचर करते हुए मिथुन राशि से वृषभ राशि में आएंगे, तो हम सबको पता है कि मृगशिरा नक्षत्र का जो स्वामी है, जो डायटी है, वो मंगल देवता है। तो मंगल और राहु की जो युति है वो कुंडली में अगर कहीं पे भी बन जाती है तो वो एक तरीके से अंगारक योग का निर्माण करती है। अब अंगारक योग का जो बेसिक मीनिंग होता है वो क्या होता है कि अंगारक मतलब जो मंगल का पोटेंशियल है, जो एनर्जी है, उसे राहु देव कैटलिस्ट की तरह बढ़ा देते हैं। बिकॉज राहु एंड केतु ये बेसिकली कैटलिस्ट का ही काम करते हैं। ये किसी भी एनर्जी को, किसी भी प्लैनेट की एनर्जी को बूस्ट करने का काम करते हैं। अगर प्लैनेट अच्छी पोजीशन में है तो उसको अच्छी तरीके से वो बढ़ाएंगे, पॉजिटिव मैनर में बढ़ाएंगे। अगर निगेटिव है, आपकी कुंडली में कोई प्लैनेट निगेटिव मैनर में बैठा हुआ है, तो उसे वो इस तरीके से डिक्रीज करेंगे। तो ये जो सडन गेन और लॉस जो होता है, इसीलिए राहु और केतु का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे जब मंगल और राहु की युति हो जाएगी मृगशिरा नक्षत्र में, युति हो जाएगी मतलब राहु देव जब मंगल के नक्षत्र में आएंगे तो एक तरीके से वो मंगल के जैसा फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अब मंगल जो है वो आपके वृषभ लग्न की कुंडली के लिए 12th हाउस एंड 7th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। तो यहाँ पे एक प्रेडिक्शन हम ऐसा निकाल सकते हैं कि 12th हाउस और आपका जो 7th हाउस है वो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में एक्टिवेट हो जाएगा जब राहु देव मृगशिरा नक्षत्र में होंगे। अब इससे होगा क्या कि बेसिकली आपका जो मैरिज लाइफ है, मैरिज लाइफ में एंड एट द सेम टाइम आपका जो 12th हाउस है, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन का या फिर खर्चे का या फिर फॉरेन जर्नी का जो भी है, वो दोनों हाउसेस आपके एक्टिवेट होंगे। अब इसमें क्या हो सकता है, तो मान के चलिए कि आपकी मंगल की जो पोजीशन आपके चार्ट में है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। लेकिन मैं एक जनरल प्रेडिक्शन बता देता हूँ कि बेसिकली जब राहु मंगल के नक्षत्र में, मृगशिरा नक्षत्र में आएंगे, तो सबसे पहले तो ये आपके पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि आपके पंचम, सप्तम और नवम हाउसेस पे जाएगी। और एट द सेम टाइम जो मंगल की राशि है वृश्चिक राशि, वो एक राशि उनके सप्तम दृष्टि में भी आती है जहाँ पे केतु भी विराजमान होगी। तो केतु के विराजमान होने की वजह से मंगल की ये मतलब राहु की ये जो दृष्टि है ये एक तरीके से कुछ एक्सटेंट तक नलीफाई हो जाती है, बट स्टिल राहु का वो इफेक्ट वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या होगा कि आपके एंगर की वजह से, आई रिपीट, आपके एंगर की वजह से आपके स्पाउस के साथ में आपका कोई झगड़ा इस ड्यूरेशन में होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस बन जाते हैं जब राहु देव मृगशिरा नक्षत्र से गोचर करेंगे। ये हो गया आपके अंदर जो है मतलब आपके थिंकिंग में क्या चेंजेस होंगे उसके बारे में मैंने प्रेडिक्ट किया। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी मटेरियल गेन आपको होंगे, बिकॉज राहु इज़ कम्प्लीटली द कारक ऑफ मटेरियल गेन। सो मटेरियल गेन जो जिस तरीके से होंगे, तो आपको मैं बता दूं कि आपके स्पाउस की तरफ से आपको कोई लैंड मिल सकती है। हो सकता है कि कोई ज़मीन से रिलेटेड या फिर कोई ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई चीज़ आपकी चल रही है, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस से रिलेटेड बेसिकली अगर आपकी कोई चीज़ चल रही है तो उसमें आपके स्पाउस की वजह से आपको बेनिफिट मिलने की चांसेस ज़्यादा है। एट द सेम टाइम अगर मंगल की पोजीशन आपके चार्ट में ठीक नहीं है तो ये आपको हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर भी खर्चा करा सकता है, जेल यात्रा भी, या जेल यात्रा से बेटर बोल सकते हैं कि कोई कोर्ट कचहरी का मामला आपका एक तरीके से क्रिएट हो सकता है। तो उस एंगल में आपको थोड़ा केयर लेना है। सेकेंडली जब राहु देव रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे, मतलब आपके जो सिबलिंग है उनके साथ में आपका थोड़ा नोकझोंक होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है, और जो रीज़न रहेगा वो आपका बदला हुआ एटीट्यूड। क्योंकि राहु देव जो फर्स्ट हाउस में आते हैं तो थिंकिंग इस तरीके से बना देते हैं कि इंसान जो है वो काफ़ी सेल्फिश बन जाता है। मतलब हर चीज़ में उसे सिर्फ और सिर्फ खुद का फ़ायदा ही दिखाई देने लगता है।
तो इस तरीके से आप जब अपने इस गोचर के ड्यूरेशन में अपने सिबलिंग्स के साथ में, स्पेशली आपकी जो छोटे भाई या बहन हैं उनके साथ में डील करेंगे, तो आपको बेसिकली इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका चंद्रमा नीच का है तो आपको जो मैरिटल लाइफ है, आपका जो मैरिज लाइफ है, उसमें भी काफ़ी केयर लेने की ज़रूरत है। इसके लिए रेमेडी भी आपको करना ज़रूरी है, तो उतने ड्यूरेशन के लिए आप रेमेडी कुछ कीजिएगा सो दैट आपको उसमें बेनिफिट मिले। देन बात करते हैं कृतिका नक्षत्र की। जब राहु देव कृतिका नक्षत्र में आएंगे वृषभ राशि के, तो अपनी जो मदर है, मदर हो गया आपके जो लिविंग होम है, वो लिविंग होम का आपको मतलब कुछ रिनोवेशन हो सकता है आपके घर में, या फिर आप हो सकता है कि अपना घर बदल दे, लेकिन लिविंग प्लेस में आपका चेंज हो जाएगा, इतना तो डेफिनेट है। सडनली जब ये राहु का मतलब सूर्यदेव का गोचर स्कॉर्पियो में होगा, मतलब वृश्चिक राशि में होगा, तो वो टाइम पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है। अपार्ट फ्रॉम दैट शेयर मार्केट से आपको अच्छा गेन मिल सकता है। अगर आपका बुध उच्च का है वृषभ लग्न के लिए, शेयर मार्केट की तरफ से काफ़ी गेन मिल सकता है अगर उनका बुध उच्च का है। उसके बाद में मतलब कन्या राशि में, उसके बाद में आपका जो स्पाउस है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफ़ी इंक्लाइंड होता हुआ आपको दिखेगा, तो हो सकता है कि ये चीज़ की वजह से आप दोनों में थोड़ा बहुत कोई ओपिनियन में डिफरेंसेस क्रिएट हो, तो उसमें आपको टेक केयर करना है। फादर से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा इस ड्यूरेशन में, फादर से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, और सपोर्ट जो मिलेगा वो सडन सपोर्ट मिलेगा, मतलब उनके सपोर्ट की वजह से आपको सडन गेन मिलेगा। तो आपके फादर के साथ में आपको बना के रखनी है, आपके मदर की आपको केयर करनी है। स्पाउस के साथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ योर ईगो, जस्ट बिकॉज ऑफ योर एंगर, सो आपको उसके ऊपर कंट्रोल करना है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो राहु का ये गोचर काफ़ी शुभ है वृषभ लग्न के लिए, क्योंकि मटेरियल गेन का जो कारक है राहु, वो सेकंड हाउस में आ रहा है, मतलब आपके प्रथम हाउस में आ रहा है वृषभ राशि का, सेकंड राशि का। तो ये आपको काफ़ी मटेरियल गेन देगा, आपके रिसोर्सेस वगैरह जो भी है काफ़ी बड़े चढ़े रहेंगे इस पीरियड में। आपकी अगर कोई बिज़नेस करते हो तो इन्वेंट्री की आपको कोई कमी नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें आपके पास में प्रॉपर बेसिस पे मेंटेन ही रहेगी। ओनली द कंडीशन इज़ दैट कि अगर आपका शुक्र ख़राब है तो आपको थोड़ा इसके ऊपर केयर करने की ज़रूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये प्रेडिक्शन, ये राहु जो है ये आपको काफ़ी देने, मतलब वृषभ लग्न के लिए काफ़ी कुछ देने जा रहा है। अब बात करते हैं केतु की। तो बेसिकली केतु देवता जब आएंगे तो स्कॉर्पियो में आएंगे, मतलब आपके सप्तम में आएंगे। सब वृषभ लगने के लिए सप्तम भाव में केतु देव आएंगे। तो सप्तम भाव का जो केतु होता है वो स्पाउस को सडनली डिवोटी बना देता है। मतलब आपको एक तरीके से ऐसा समझ में आएगा कि यार ये आज, मतलब इससे पहले मैंने इसको जब देखा तो ऐसा तो कुछ था नहीं, अभी सडनली ये धीरे धीरे इतना क्यों मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ या रिलीजन की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। तो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ केतु। और उसमें केतु जब सूर्य के नक्षत्र में आएंगे तब तो ये ज़्यादा ही रहेगा। या आपके माता के साथ में भी ज़्यादा, आपका स्पाउस आपके माता के साथ में ज़्यादा डिवोटेड रहेगा, उनके साथ में अटैचमेंट ज़्यादा होगी। अगर आपका सूर्य कुंडली में ख़राब है या फिर नीच का है या फिर कुछ मारक अवस्था में बैठा हुआ है तो आपके माता के साथ में आपके स्पाउस के मतभेद भी हो सकते हैं। इसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना है। शनि और केतु का की बात इसलिए क्योंकि अनुराधा नक्षत्र में जब केतु आएंगे तब अनुराधा नक्षत्र जो है वो शनि देव का है, तो केतु शनि देव के जैसे फल देगा। तो इसमें आपके फादर के थ्रू या फिर आपके फैमिली के थ्रू, आपके फादर के थ्रू या आपके फैमिली के थ्रू आपके स्पाउस के मतलब जो भी बिजनेस है या फिर जो भी वर्क कल्चर है उसमें चेंजेस होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। आपके स्पाउस का वर्क प्लेस चेंज होगा जस्ट बिकॉज ऑफ आपके फादर या आपके फादर की फैमिली की वजह से, तो ये चीज़ एक होगी। तीसरी बात ऐसी है कि आपका जो एनालिटिकल अप्रोच है वो स्पिरिचुअलिटी में आप एनालिटिकल अप्रोच मिक्स करेंगे, मतलब एक तरीके से, क्योंकि तीसरा जो नक्षत्र है वो ज्येष्ठा नक्षत्र है। ज्येष्ठा नक्षत्र एज यूजुअल हमको पता है कि बुधदेव का नक्षत्र है। तो बुधदेव और केतुदेव की जब युति हो जाती है तो एनालिटिकल माइंड को ये काफ़ी बढ़ा देता है, लेकिन इन स्पिरिचुअल मैनर। बुध जो है वो एनालिटिकल थिंकिंग है आपका, और केतु जो है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ है। तो ये दोनों चीज़ें जब एक दूसरे में कंबाइन हो जाती है और ये 7th हाउस में हो रही है तो ये स्पाउस के बारे में ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। तो इस बारे में आपको थोड़ा टेक केयर करना है। अदरवाइज़ ये जो गोचर है ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज राहु का गोचर आपके लिए अच्छा है। केतु की वजह से आपका जो स्पाउस है वो थोड़ा स्पिरिचुअल होने के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस दिखते हैं। लेकिन ये एक तरीके से अगर आप मतलब आपके लिए अच्छी बात होगी, बिकॉज इससे आपकी ग्रोथ भी होगी। आपके फ्रेंड्स के साथ में, मतलब आपके स्पाउस के जो भी फ्रेंड्स हैं उनके पास से, उनसे ये सेपरेटिव टेंडेंसी क्रिएट करेगा।
आपका जो स्पाउस है वो अपने फ्रेंड्स के साथ में सेपरेटिव टेंडेंसी फील करेगा, तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा केयर करना है। उनके माइंड के बारे में, उनकी थिंकिंग के बारे में थोड़ा आपको प्रिकॉशंस लेनी है। अदरवाइज़ ये गोचर काफ़ी अच्छा है, आप इसका लाभ उठाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।